नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अदरक की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और बुआई तकनीक। कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके कमाएं अधिक आय। मसाला की फसल अदरक किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। बस जरूरत है अदरक की खेती करते वक्त इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी बुआई वैज्ञानिक तरीके से करने की और सही समय पर सही प्रबंधनों को अपनाएं, जिनके बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली की तकनीकी सहायक निशा। अदरक की जो फसल है वो आपका उष्ण तापमान पे होने वाली है, जो कि 25 से 35 डिग्री तापमान पे होता है। इसके लिए हमको आर्द्रता वाली वायुमंडल में ये होती है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वैसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे पानी कम लगता हो और उस मिट्टी में जल निकासी उपयुक्त तरीके से हो जाते हो। अदरक की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, वो भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मृदा का पीएच मान 5.6 से 6.5 अच्छा रहता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अदरक की खेती के लिए जो खेत तैयार करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो जुताई करते हैं, अप्रैल माह में इसकी हम जुताई करके एक बार जुताई करके उसको छोड़ देते हैं कि ताकि उसमें सोलराइजेशन हो जाए और जो भी कीट के जो अंडे हैं या पिल्लू हैं वो ऊपर आकर वो मर जाए। उसके बाद फिर हम 2-3 जुताई करते हैं अप्रैल के अंतिम महीने में। फिर आपका रोटावेटर से उसको भुरभुरी मिट्टी बनाकर और अंतिम जुताई में हम जो खाद है आपका 25 से 30 टन सरी गोबर की खाद डालते हैं। उसके साथ हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटेशियम का उसमें व्यवहार करते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम अंतिम जुताई में डालते हैं और उसके बाद जो आपका आधी मात्रा जो बची है नाइट्रोजन की उसको हम 40 दिन पे और 90 दिन पे आधे आधा जो बचा मात्रा है उसका आधा आधा 40 दिन पे और 90 दिन पे उसका व्यवहार करते हैं। हमें जो वैरायटी लगानी चाहिए, अगर हम सौंठ के लिए लगा रहे हैं तो मारन हमारी एक वैरायटी है, उसका प्रयोग करते हैं। और नदिया जो ताजी सब्जी में अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो नदिया एक आपकी प्रभेद है, उसका उपयोग करते हैं। अदरक के बीज प्रकंद मध्यम आकार के, जिनका भार 20 से 25 ग्राम और 2 से 3 आंखों वाले कंदों का चुनाव करना चाहिए। बीज प्रकंद स्वस्थ, बीमारी व कीट रहित होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर 18 से 20 कुंतल कंद की जरूरत होती है। और हम इसमें जब हम इसका बीज लगाने जा रहे हैं तो बीज लगाने से पहले हमको इसका बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार हम इसलिए करते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा जो समस्या आती है वो आपका प्रकंद के गलन की समस्या आती है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बीज को उपचार करेंगे कार्बेंडाजिम या बैविस्टिन से। उस आधे घंटे के लिए हम इसको बीज का उपचार उस घोल में डुबा के रखेंगे। फिर हम 2-3 घंटे इसको छाया में सुखाएंगे। उसके बाद जाकर हम इसको कतार में आपका 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे से पौधे लगाएंगे। कंदों को मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में या रिडोमिल 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आधा घंटे तक उपचारित करें। उसके बाद छाया में सुखाकर कंदों की रोपाई करें। इसको हम लगाने जब जाते हैं तो इसको अदरक की खेती को हमें मेड़ पे लगानी चाहिए और नहीं या तो क्यारियों को आपका 3 से 4 फीट की चौड़ाई
पे क्यारी बनानी चाहिए। और इससे क्या होगा कि हम जो इसमें जो अदरक जो लगा रहे हैं, अदरक का आपका जो आकार हो वो आपका 20 से 25 सेंटीमीटर का आकार होना चाहिए। इसमें जो हम जो हम मेड़ पे जो लगा रहे हैं तो उसमें आप हमारा कतार से कतार की जो दूरी है वो आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अदरक जो है हम एकल फसल के रूप में भी लगा सकते हैं और अंतर्वर्ती फसल के भी रूप में लगा सकते हैं। लेकिन हम जब अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाते हैं तो ये जो अदरक है ये छाया को ज़्यादा चाहती है। तो ये छाया को चाहने के कारण इसका जो अच्छा जो बढ़वार पैदावार होता है वो हमारा 2500 से 2500 लाइट जो लक्स लाइट इंटेंसिटी पे ज़्यादा होती है। इसके कारण इसकी उपज जो है छाया या बाग बगीचे अंतर्वर्ती फसल में आपका 25 से 30% इसके उपज में वृद्धि आती है। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश में स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इसके लिए जरूरत है एक सही सोच की और उसको अमल में लाने की। दरअसल आज हम बताने वाले हैं एक सोने की मुर्गी के बारे में। सुनकर अजीब लगेगा और आपके लिए एकदम नया भी होगा। आपने काला मुर्गा कड़कनाथ के बारे में सुना होगा। इसके महंगे अंडे और चिकन से देश में अच्छा कारोबार हो रहा है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं करनाल जिले के गांव नरुखेड़ी के किसान संजीव नरवाल से, जो कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। मैंने ये 6 साल हो गए तकरीबन मेरे को ये काम करते हुए। शुरुआत मैंने की 2016 में। तो पोल्ट्री का मेरे अंदर विचार था शुरू से ही। मैं सोच रखा था पहले कि भाई कुछ फार्मिंग से रिलेटेड ही मैं कोई काम करूं ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी प्राप्त की। तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो सबसे जो प्रीमियम ब्रीड हमारे जो देश की है वो कड़कनाथ ब्रीड है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कड़कनाथ ब्रीड की मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। कड़कनाथ, जिसे काला मासी भी कहा जाता है, इसका पालन किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। कड़कनाथ देखने में काला होता है, इसका मांस और खून भी काले रंग का होता है। इसके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। स्वाद और औषधीय गुणों के चलते इस मुर्गी की मांग हर जगह है, जिसकी वजह है एक तो ये महंगा बिकता है और इसके रखरखाव में लागत कम लगती है। दूसरा, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी काफी कम होता है। वसा की मात्रा कम होने से हृदय और डायबिटीज रोगियों के लिए इसका चिकन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो धीरे धीरे शुरुआत थोड़े से स्टार्ट की थी मैंने। और आज मैंने जो पोल्ट्री का शेड मैंने अपना बनाया हुआ है, ये 2000 स्क्वायर फीट में फार्म बनाया हुआ है मैंने पोल्ट्री का। मेरे पास इस टाइम सर 1000 से 1500 बर्ड के बीच में है, जो कि हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि इसमें 1000 बर्ड जो है वो मेरा पेरेंट बर्ड है, जो कि अंडे पे रहता है, जिससे कि हम लोग चूजा लेते हैं। बाकी मीट वगैरह पर्पज़ के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज का रहता है अवेलेबल। पूरे नॉर्थ इंडिया में हर जगह यहाँ से चूजा सेल होता है और हम लोग चिक्स का काम करते हैं बेसिकली देखिए, मैंने बहुत सारे पोल्ट्री शेडों को मैंने देखा, विजिट किया, तो वो लोग हाइट थोड़ी कम रखते थे। मैंने इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने पोल्ट्री की नंबर एक बात तो हाइट बढ़ाई है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मौसम जो है गर्मियों का रहता है, तो गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है हमेशा से ही बर्ड के लिए। तो हवादार रखें। ऊपर जो है टीन के शेड की बजाय आप लोग जो सीमेंटेड शीट होती है वो इस्तेमाल करें। ऊपर हम लोग उसके ऊपर घास फूस लगा के और उसके बाद फोगर लगा देते हैं। अब जैसे जैसे ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होंगी हम लोग उसके ऊपर फोगर स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ह्यूमिडिटी भी बनी रहे और हवादारी भी बनी रहे, तो ठंडा मौसम बना रहे, ज़्यादा गर्मी का फील ना हो बर्ड को, ताकि वो स्ट्रेस में ना रहे। फीड के अंदर सर यहाँ पे क्या है, जो एग देने वाली मुर्गियाँ हैं उनके लिए पत्थर भी मिक्स आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रॉपर अपने तरीके से तैयार कराते हैं। मिक्सचर लेके हम अपना ही फीड तैयार करते हैं फीड मिल से, और वही हम लोग कंज्यूम करते हैं। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी बड़े चाव से खाते हैं। और यदि आप इनका आहार घर पर तैयार करना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम आहार बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, मछली का चूर्ण 10 किलोग्राम, सोयाबीन की खली 25 किलोग्राम, चावल की पॉलिश 18 किलोग्राम,
मिनरल मिश्रण 1.4 किलोग्राम, नमक 500 ग्राम, विटामिन 50 ग्राम और विटामिन बी 50 ग्राम की जरूरत पड़ती है। इन सभी को मिलाकर आप एक संतुलित आहार तैयार कर सकते हैं। खाने पीने का हम लोग नॉर्मली जो है एक टाइम भी डाल लेते हैं, 2 टाइम भी डाल सकते हैं। जितना इनको हम लोग क्या है पर बर्ड की डाइट के अनुसार हम आइडिया लगा लेते हैं कि एक शेड के अंदर कितने बर्ड हैं, उसी के अनुसार हम लोग प्रॉपर फीड उसको डालते हैं। और पानी के अंदर भी हम लोग जैसे विटामिन्स हुए, प्रोटीन्स हुए, वो अलग से हम लोग डालते हैं। कड़कनाथ मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण करना भी बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए आप 1 दिन की आयु की मुर्गियों में मैरिक्स बीमारी का टीका लगवाएं, 7 दिन की आयु की मुर्गियों को रानीखेत बीमारी का टीका लगवाएं और 28 दिन की मुर्गियों में लसोटा बीमारी का टीका लगवाएं, जिससे आपकी मुर्गियां इन बीमारियों से बचकर स्वस्थ रहेंगी। लागत सर आज की डेट की बात करें तो 50 रुपये 40 रुपये पर चिक्स आपको अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। अगर 100 चिक्स भी आप लेते हैं तो 5000 से 4000 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं शेड की लागत की बात करूं तो ये मेरा 2000 स्क्वायर फीट का शेड है, जिसके अंदर की मैंने टंकी और अलग अलग जो सुविधाएं हम लोगों को चाहिए होती हैं वो लगाई हैं। वो तकरीबन 5 लाख के आसपास का मेरे को इसमें खर्च आया है, जो कि मैंने अपने हाथ से अपने प्रॉपर तरीके से बनवाया है जैसी मेरी ज़रूरत थी। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप कम में भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। आप अपने एरिया में देखें किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कहीं किसी एरिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, किसी एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, उसी के अनुसार ये आप अपना शेड तैयार कराएँ। सर रिटेल की बात करें, हम लोग जो हमारे यहाँ से एग ट्रे जाती है वो हम लोग 500 रुपये की ट्रे देते हैं, जिसमें कि 30 अंडे होते हैं। और जो मीट की बात करें वो हम लोग 1000 रुपये का मेल बर्ड और 900 रुपये की फीमेल बर्ड, इस तरीके से हम लोग सेल करते हैं मीट के लिए। किसान भाई जो इसको चीज़ को कड़कनाथ की बर्ड की फार्मिंग करना चाहते हैं वो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि इसके अंदर आपको अपनी मार्केटिंग का सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको अपनी मार्केट खुद तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई मंडी पूरे अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टेट में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिर्फ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करेंगे तो दूसरे फार्म की, पोल्ट्री फार्म के मुकाबले यहाँ से ज़्यादा इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, ये गारंटी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में दूध व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस व्यवसाय में पशुओं के लिए सूखे चारे की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस साल सूखा चारा बहुत महंगा है। इस महंगे चारे को देखते हुए जिन किसानों ने हरे चारे वाली फसलें लगा रखी हैं, वे इनसे अधिक चारे की प्राप्ति के लिए इनमें कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं JS नाथावत से। हरे चारे में विशेष तौर से जो है वो रंज का अभी जो है वो अच्छा फसल है, और रंज के लिए जो है अपने उसमें जो है वो खरपतवार जो विशेष आता है वो होता है अमरबेल। अमरबेल के लिए अपन जो है उस बीज को जो है वो 20% नमक के घोल से उपचारित करने के बाद उस रंज की बुआई करवाएं। रिजका एक पौष्टिक हरे चारे की फसल है। रिजका के हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही इन पोषक तत्वों की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन 15%, पानी की मात्रा 74% पाया जाता है। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक और लाभदायक चारा है। इसकी बुआई किसान भाइयों ने अक्टूबर से नवंबर माह में की होगी। उनकी फसल में एक समस्या अमरबेल की देखी जाती है, जिसका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार। 15% नमक के घोल में बीज उपचार करके अमरबेल के बीजों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है फसल प्रबंधन की। तो जरूरत के अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए, और सिंचाई के बाद जरूरत के अनुसार यूरिया का भुरकाव करने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक हरा चारा भी मिलता है। इसका प्रबंधन ढंग से करें। प्रबंधन करने के बाद उसमें जो है वो कटाई करीब जो है पहली कटाई जो अपन लेना है वो करीबन महीने उपरांत लेना चाहिए। इसके बाद में जो प्रत्येक कटाई जो है ना 20-25 दिन पे जो है ना वो ले लेनी चाहिए, और हर कटाई पे जो है अपन नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते रहें। इसी
का प्रयोग करते हो, ये जो है ना रंज का कई अपने साल भर तक जो हरा चारा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल लगाई है, इससे अधिक हरा चारा लेने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और जरूरत के अनुसार फसल की कटाई के बाद सिंचाई के साथ यूरिया का प्रयोग करें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और चारे की पैदावार भी अधिक मिलती है। साथ ही साथ एक और भी जो है हरी चारे के लिए जो है वो अच्छी वो है, जिसमें अपन ओजोला जो बोलते हैं, तो एजोला के लिए अपन जो है वो एक वो टैंक तैयार करते हैं और उसमें क्या है कि गोबर और मिट्टी का घोल तैयार करके उसको रखते हैं और उसमें पानी भरा रहता है। करीब करीब उसकी जो टैंक की जो ऊंचाई है करीबन फुट भर के करीबन होती है। उस फुट भर में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद एजोला जो है उसमें डाल देते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उस पर जो है ना छाया की व्यवस्था पर्याप्त रहे। वर्ष भर हरे चारे के लिए अजोला का उपयोग पशुओं के हरे चारे के लिए करते हैं। अजोला की उन्नत प्रजातियां, पहला अजोला पित्रेटा, दूसरा कैरोलिएना, तीसरा माइक्रोफिला है, जिनका उपयोग चारा उगाने में किया जाता है। साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। पशु जो है वो उसको जो है वो खाने में भी ये थोड़ा मन मार के खाना खाते हैं, इसलिए पानी को गर्म नहीं करना, पानी जो है ना वो छाया में रहे। और एजोला जो है जितना अपन डालते हैं, जैसे 1 किलो एजोला अपन पशु के चारे में डालते हैं तो वो 1 किलो अपन को जो है वो उसका पशु आहार की मात्रा कम कर देनी है। साथ ही साथ अपन एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जो भी अपन जो उसमें हरा चारा जो डाल रहे हैं उसमें जो है वो सूखा चारा भी पर्याप्त रहे। यूँ नहीं कि अपन हरा पे उस पर डिपेंड हो जाएं। क्योंकि उसमें पेट खराब होने की प्रबल संभावना रहती है। अजोला का अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पानी का लेवल बनाए रखने के साथ साथ पानी को समय पर बदलते रहें। अजोला गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख, मछली, बटेर को खिला सकते हैं। पशुओं को अजोला खिलाना, गाय भैंस को 2 से 2.5 किलो, बकरियों को 400 ग्राम और मुर्गियों को 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे चारे की बचत होती है, साथ ही पशुपालक को फायदा होता है। अगर पशु जो है ना एजोला खाने में थोड़ा सा यूँ आनाकानी सा करे या कुछ ऐसा करे तो पशु उसमें क्या है कि पशुओं को जो है एजोला धो करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खिला देना चाहिए। हल्का सा नमक जो है ना उसमें डलेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ पशु जो है ना उसको चाव से खाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हेसल, जिला रांची के कृषक मलखान महतो ने। ये भेड़ पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मलखान महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन का व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है जिसे कि आप ऊन उत्पादन के लिए पालन कर सकते हैं। लेकिन ये नस्ल जो है इन्हें आप ठंडे प्रदेश में ही पालन कर सकते हैं। जैसे कि
मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है, और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल हैं। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है, जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। हमारे झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं, उस प्रकार के ऊन आएंगे। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे एक व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग, और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी, और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक होगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।